नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अब इसके बाद उनके सामने क्या चुनौतियां थी और इसके बाद बाबर की जो स्थिति थी वो क्या रही। तो इसको मैं पूरा डिटेल में आज आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग बहुत ध्यान से जो है इस वीडियो को देखना और अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। तो देखो, बाबर ने पानीपत का ये प्रथम युद्ध तो जीत लिया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को एक छोटी सैनिक टुकड़ी के साथ आगरा में प्रस्थान का आदेश दिया। जो मेहंदी ख्वाजा थे, मेहंदी ख्वाजा को अपनी दूसरी सैनिक टुकड़ी के साथ दिल्ली जाने और वहाँ के खजाने की रक्षा करने का आदेश दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण उन्होंने डिसीजन लिए तुरंत पानीपत के युद्ध के बाद। अब इसके बाद क्या होता है कि 21 अप्रैल, ध्यान देना आप लोग, 21 अप्रैल 1526 को बाबर खुद पानीपत से दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। और इस बीच जब बाबर दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं तो वे शेख निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ारों पर अपना सर झुकाते हैं, अर्थात वे इन मज़ारों का दर्शन करते हैं। इसके बाद वे जो भी महल, मकबरे, उद्यान थे उन सब का भ्रमण करते हुए तुगलकाबाद में अपना शिविर स्थापित कर ले। और उन्होंने यानी बाबर ने वली किजिल, ध्यान देना, नोट करना, वली किजिल को सिकदार, एक पद होता था ये, और दोस्त बेग को दिल्ली का दीवान नियुक्त किया। नोट करना, वली किजिल को सिकदार और दोस्त बेग को दिल्ली का दीवान नियुक्त किया और स्वयं जो है दिल्ली से आगरा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये बात आप लोग नोट कर लेना जो मैंने बताई। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, उसको बड़े ध्यान से सुनना। कि जब बाबर आगरा पहुँच जाते हैं तो आगरा पहुँचने पर हुमायूं उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं और यहाँ पर जो दिल्ली का खजाना था, ठीक है, उसको भी अपने साथ लाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? कोहिनूर हीरा। तो यहाँ पर यानी आगरा में हुमायूं बाबर को कोहिनूर हीरा भेंट करते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। और दूसरा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर यहाँ बहुत खुश होते हैं और अपनी इस खुशी में वे हुमायूं और अन्य अधिकारियों को धनराशि और जागीरें प्रदान करते हैं, यानी पूरी उदारता दिखाते हैं। और बाबर की इसी उदारता पूर्वक धनराशि के वितरण के आधार पर लोगों ने उन्हें कलंदर कहना प्रारंभ कर दिया। तो ध्यान रखना कि बाबर को क्या बोला गया? कलंदर। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ये बहुत ध्यान से सुनना आपके, जो बाबर ने प्रथम पानीपत का युद्ध जीता है, इसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति काफ़ी सुरक्षित और मजबूत हो गई थी, क्योंकि पानीपत के युद्ध के बाद जो होता है वो क्या होता है कि जो कासिम खां थे उन्होंने संभल, निजाम खां ने बयाना, हसन खां मेवाती ने मेवात, महमूद जैतुन ने धौलपुर, तातर खां सारंगी ने ग्वालियर, हसन खां नौहानी ने रापरी, कुतुब खां ने इटावा, आलम खां ने कन्नौज, नासिर खां नौहानी और मारूफ फार्मूली ने बिहार। और इसी प्रकार से अन्य अफगान और स्थानीय सरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अफगानों ने, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानों ने दरिया खान नौहानी के पुत्र बहार खां को सुल्तान घोषित किया। और इस घोषित सुल्तान ने, ध्यान देने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस घोषित सुल्तान ने, यानी जो अफगानों ने जिनको सुल्तान घोषित किया था, उसने
सुल्तान मोहम्मद की पदवी धारण की। तो अगर पूछा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद की पदवी किसने धारण की, तो वो कौन थे? वो थे दरिया खां नौहानी। और बाबर खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई इस युद्ध के बाद, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, सभी ने अपने अपने किले बहुत मजबूत बना लिए और किसी ने भी उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और दोस्तों, सबसे खास बात क्या है कि जो बाबर के सैनिक थे वो भी अब काबुल लौटना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो इसको झेल नहीं पा रहे थे। लेकिन बाबर एक काफ़ी अच्छा वक्ता था और उसने अपने सैनिकों में जोश और स्फूर्ति भरने के लिए एक काफ़ी जोशीला भाषण दिया। उनके इस संबोधन से उनके सैनिकों में काफ़ी जोश भर गया और उन्होंने बाबर को पूरे दिल से अपना समर्थन दिया और काबुल जाने की जो उनकी ख्वाहिश थी उसको उन्होंने त्याग दिया। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पर केवल दो ऐसे अमीर थे, यानी केवल ख्वाजा कला और मीर मीरान, ये दो व्यक्ति थे, या ये कह लो ये दो जो अमीर कहा जाता था उस समय, अमीर थे जिन पर इस भाषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बाबर ने उन्हें स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी। तो कॉम्पिटिशन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से नोट करना। और इसके बाद क्या होता है कि जो कौल यानी कि उस समय अलीगढ़ को कौल कहा जाता था, तो अलीगढ़ का जो अफगान सरदार था शेख धुरन अपने 30,000 व्यक्तियों के साथ बाबर के पास आ जाता है और उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा भी और कई नाम हैं जो बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, जैसे अली खां मेवाती, फिरोज़ खां, शेख बायजीद, महमूद खां नौहानी, काजी जिया, ये लोग थे जो बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अफगान भी थे जो बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जो अफगान थे जिन्होंने बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, अब बाबर ने उनके विरुद्ध जो है शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली जंग ने रापरी, मेहदी ख्वाजा ने इटावा, सुल्तान मोहम्मद ने कन्नौज और जुनैद बरलास ने धौलपुर को अपने कब्जे में कर लिया, यानी इन पर जो है शक्ति दिखाई और इनको अपने कब्जे में ले लिया था। हुमायूं ने संभल पर अधिकार किया, ध्यान रखना, हुमायूं ने संभल पर अधिकार कर लिया था। अब इसके अतिरिक्त जौनपुर, गाजीपुर एवं कालपी पर बाबर की सत्ता स्थापित हो गई थी। इसके पश्चात केवल राजपूत, अवध और बिहार के जो अफगान थे वही शेष बच जाते थे जिन्होंने बाबर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। और अब बाबर का जो प्रयास था वो इन लोगों को अपनी सत्ता मनाने के लिए जारी था। अब इनके बारे में मैं आप लोगों को अपनी अलग वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा खानवा का युद्ध और अन्य जो युद्ध हुए हैं। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझसे जुड़े हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखना। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।